हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 7 हमारी विज्ञान की जो बुक है उसका लेसन 14 देखने चल रहे हैं और लेसन है क्या, ध्वनि, साउंड। तो बच्चों, ध्वनि से तो आप लोग परिचित ही हैं, सब लोग जानते हैं कि ध्वनि हमारे आसपास हर जगह है। लेकिन ये कैसे उत्पन्न होती है, किस प्रकार से हमारे जीवन में इसका रोल है, आइए इस चैप्टर में हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो ध्वनि की उत्पत्ति कंपन से होती है। अब आप इसे कैसे देख सकते हैं, जब भी आप ये मान लीजिए कोई इलास्टिक है, अपनी उंगलियों के बीच में फंसाइए और उसे खूब स्ट्रेच करिए, मतलब खूब टाइट कर लीजिए। और जब उसे हिलाएंगे तो उनके हिलाने से उनमें कंपन होता है और कंपन के कारण ही ध्वनि उत्पन्न होती है। बच्चों, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये जो कंपन होता है, ये जो कण अपने माध्य स्थिति से इधर उधर गति करते हैं, उसकी वजह से जो तरंग उत्पन्न होती है उसके बारे में बताऊंगा। देखिए, जब कोई कण मान लीजिए अपनी विराम स्थिति में है, उससे वो एक ओर जितना ज़्यादा गति करता है, जितनी दूरी तक जाता है, उसी को उसका आयाम कहते हैं। ठीक है। तो माध्य स्थिति से किसी भी एक ओर जितनी वो दूरी जाएगा उसी को उसको आयाम कहते हैं। जब ये ऊपर की तरफ वही आयाम हो जाएगा, ये नीचे की तरफ आयाम हो जाएगा। अब आवर्तकाल क्या होता है? आवर्तकाल होता है कि पूरा एक कंपन करने में, यहाँ से देखिए, अगर ये बीच में आ रहा है, बीच से ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया और फिर उसी स्थिति में अपने आ गया, तो अपनी स्थिति में पुनः लौटने में उसे जितना समय लगता है उसी को उसका आवर्तकाल कहते हैं। एक कंपन में लगे समय को ही आवर्तकाल कहते हैं। अब हम लोग आवृत्ति देखते हैं, तो एक सेकंड में जितने कंपन किए जाते हैं उसे उस तरंग की आवृत्ति कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है, इतना आपको पता होना चाहिए। हमें सही विकल्प का चयन करना है, तो आपको इसमें से जो सही विकल्प लगे चारों में से उसे चुनना है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस ध्वनि का तारत्व अधिकतम होता है? तो हम लोग थोड़ा सा तारत्व समझते हैं। तारत्व क्या होता है? तो तारत्व ही डिसाइड करती है कि कोई भी ध्वनि कितनी तीखी होगी। तारत्व को इंग्लिश में पिच कहते हैं। मान लीजिए एक सेकंड में ये आपके दोलन है, दोनों दो कंडीशन है ए और बी में। तो ए कंडीशन में क्या हो रहा है कि एक सेकंड में उसके दोलनों की संख्या बहुत कम है, जबकि फिगर बी में आपके एक सेकंड में वो बहुत जल्दी जल्दी खूब सारे दोलन कर दे रहा है, जिसकी वजह से वो आवृत्ति उसकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और उसकी आवाज़ बहुत तीखी हो जाएगी। जैसे मच्छर होता है, आप मच्छर से एग्जांपल लीजिए, तो मच्छर क्या करता है कि एक सेकंड में ही बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारे वो ऐसे आवृत्तियां करेगा, जिसकी वजह से उसकी आवाज़ तीखी हो जाएगी और हमारे कान में वो तीखी लगेगी। तब इसका आंसर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ध्वनि का तारत्व अधिक है? तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसी का तारत्व भी अधिक होगा। तो हमें पता है कि जो मच्छरों की भिनभिनाहट है वो बहुत तीखी होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर मच्छरों की भिनभिनाहट। फिर अगला क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? तो आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मात्रक एसआई पद्धति में जो होता है वो है हर्ट्ज। हर्ट्ज में नापते हैं आवृत्ति को। एक सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या को ही आवृत्ति कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 हर्ट्ज आवृत्ति से कम आवृत्ति की उत्पन्न ध्वनि कहलाती है। तो इसके पहले आपको ये जो रेंज है इसे मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये है मनुष्य के श्रवण की सीमाएं, मतलब मनुष्य कहाँ से कहाँ तक की आवाज़ को सुन सकता है। तो मनुष्य जो है, जो जहाँ से जहाँ तक की आवाज़, वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की जितनी भी आवृत्तियाँ हैं उन्हें सुन सकता है। इसी को कहा जाता है श्रव्य। जबकि अगर 20 से कम है तो उसे अपश्रव्य कहा जाता है और 20,000 से ज़्यादा है तो उसे पराश्रव्य बोला जाता है। ठीक है। तो यहाँ पूछा गया है 20 हर्ट्ज से कम, तो 20 हर्ट्ज से इधर वाली जितनी भी ध्वनियाँ होती हैं उसे अपश्रव्य कहते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज आवृत्ति से कम आवृत्ति की उत्पन्न ध्वनि क्या कहलाती है? अपश्रव्य। ठीक है। अगला है, ढोलक में ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इसके लिए भी जरा आप देख लीजिए, इसे प्रकृति में कुछ ध्वनियाँ हैं जो उत्पन्न होती हैं, जैसे तबला है, ढोलक है, इन सब में आघात द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी तरह सितार है, जितने भी सितार, वायलिन है, गिटार है, इन सब में क्या होता है? स्ट्रेचिंग स्ट्रिंग से, मतलब तारों को खींचकर, इसकी वजह से होती है। जबकि वायु स्तंभ, मतलब जो बांसुरी जैसे यंत्र होते हैं, इसमें इसी तरह होता है आपका शहनाई, इन सब में फूंक मारने से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि ढोलक में ध्वनि उत्पन्न होती है, तो हमें पता है ढोलक में ध्वनि आघात से उत्पन्न होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे गति क्या होती है ध्वनि के माध्यमों के हिसाब से। सबसे ज़्यादा जो होती है, सबसे ज़्यादा जो ध्वनि की चाल होती है वो होती है ठोस में। ठोस में सबसे तेज होता है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है द्रव और तीसरे नंबर पे आता है गैस।
गैस में इसकी चाल सबसे कम है और होती कितनी है? ध्वनि की चाल वायु में 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे कहा गया है कि स्तंभ का के कथनों का स्तंभ खा के कथनों से मिलान करना है और सही जोड़े बनाने। तो यहाँ पे जोड़े बना दिए गए हैं। क्या है सुस्वर ध्वनि? क्या है? तो सुस्वर ध्वनि क्या है? जिससे हारमोनियम, ढोलक आदि से उत्पन्न ध्वनि जो हमारे कानों को अच्छी लगती है, वही सुस्वर ध्वनि है। फिर श्रव्य ध्वनि क्या होती है? श्रव्य ध्वनि वही है जिसे मनुष्य आसानी से सुन सकता है। तो वो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। तो मनुष्य द्वारा सुनी जा सकने वाली ध्वनि हो गई। फिर अपश्रव्य ध्वनि क्या है? तो 20 हर्ट्ज से जो कम होती है, मतलब 20 कंपन प्रति सेकंड से कम आवृत्ति की ध्वनि को अपश्रव्य कहते हैं। बांसुरी की ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? तो फूंक मारने से बांसुरी की ध्वनि उत्पन्न होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का निशान लगाना है। क्या है? ध्वनि का वेग प्रकाश के वेग से अधिक होता है। तो बिल्कुल नहीं है। ध्वनि का वेग प्रकाश के वेग से बहुत कम होता है, इसलिए ये कथन गलत हो जाता है। दूसरा है उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि का तारत्व तो अधिक होता है। तो हम लोग अभी देख के आ रहे हैं जिसका तार, जैसे वो मच्छर भिनभिनाते हैं तो मच्छर के भिनभिनाने में उसकी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए उसका तारत्व तो बहुत होता है, तो वो कान को तीखी लगती है। तारत्व मतलब ही समझ लीजिए कान को तीखा लगना, ठीक है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, उसकी तीखापन ज़्यादा, वो कान को उतनी ही तीखी लगेगी आवाज़। एक है 1 हर्ट्ज का अर्थ 1 कंपन प्रति सेकंड है। तो सही बात है, अगर 1 हर्ट्ज है तो 1 हर्ट्ज का मतलब होता है 1 सेकंड में 1 कंपन किया उसने। 2 हर्ट्ज है तो 1 सेकंड में 2 कंपन किया। इसी तरह वीणा में कर्कश ध्वनि उत्पन्न होती है, तो गलत है, वीणा से सुस्वर उत्पन्न होता है। तो अगला है ध्वनि संचरण के लिए माध्यम आवश्यक नहीं है, तो ये गलत है। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम बहुत ही आवश्यक है, बिना माध्यम के ध्वनि संचरण नहीं कर सकती है। इसीलिए आप चंद्रमा पे जाके एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे माध्यम नहीं है, कोई गैस नहीं होती है जिससे हमारी बात एक से दूसरे के पास पहुँच सके। अगले प्रश्न में चलते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो कंपन करने वाली वस्तु का अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। दूसरा है ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तीसरा है कंपन करने वाली वस्तु द्वारा एक कंपन में लगने वाले समय को आवर्तकाल कहते हैं। ध्वनि की चाल ठोस में अधिकतम होती है। किसी माध्यम में निश्चित ताप पर ध्वनि की चाल भी निश्चित होती है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रतिध्वनि को परिभाषित कीजिए। तो प्रतिध्वनि क्या होती है? किसी पहाड़ी के पास या किसी बड़े हॉल में चिल्लाने पर जब वही ध्वनि परावर्तन के कारण दोबारा सुनाई देती है, तो इसे प्रतिध्वनि कहा जाता है। यहाँ पे मैं आपको प्रतिध्वनि और गूंज में अंतर भी समझाता हूँ। प्रतिध्वनि क्या होती है? जैसे आप किसी पहाड़ी के आसपास हैं, यहाँ पे आप बोलेंगे तो जो आप बोलते हैं उसकी ध्वनि लौट के आपको दोबारा सुनाई देती है, तो इसी को प्रतिध्वनि कहा जाता है। अच्छा, प्रतिध्वनि में भी दोबारा सुनाई देती है, गूंज में भी दोबारा सुनाई देती है, लेकिन इन दोनों में अंतर होता है। गूंज में क्या होता है कि जब आप बोलते हैं तो वो विभिन्न सरफेसेस से लड़ लड़ के दोबारा दोबारा आपके कान में सुनाई देती है, तो ये कई बार आपको सुनाई देगी। तो गूंज और प्रतिध्वनि में यही अंतर है, प्रतिध्वनि एक बार सुनाई देगी और गूंज बार बार सुनाई देगी। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रतिध्वनि को परिभाषित करना है, तो किसी पहाड़ी के पास या किसी बड़े हॉल में चिल्लाने पर जब वही ध्वनि परावर्तन के पश्चात दोबारा सुनाई देती है, तो इसी को प्रतिध्वनि कहते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तारत्व की परिभाषा लिखिए। मोटी या पतली ध्वनि के कारण का अंतर स्पष्ट करिए। तारत्व ध्वनि का वह गुण है जिसके द्वारा हम मोटी, भारी या पतली तीखी ध्वनि में अंतर कर सकते हैं। ध्वनि का मोटा या पतला होना उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। कैसे? उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि पतली, जैसे कि मच्छर का भिनभिनाना, और उच्च तारत्व इसका कहा जाएगा, और निम्न आवृत्ति वाली ध्वनि मोटी या निम्न तारत्व वाली होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ध्वनि प्रदूषण के कारण और उसके निवारण लिखिए। तो कारण क्या हो सकते हैं? वाहनों की ध्वनियाँ, विस्फोट, कारखाने, लाउडस्पीकर का तेज बजना, ये सारे कारण हैं। निवारण बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने कुछ ही लिखे हैं। वाहनों का सही रखरखाव करना, इससे क्या होता है कि उसके पार्ट्स और इंजन से आवाज़ कम आती है। कम तीव्रता वाले हॉर्न और लाउडस्पीकर का कम उपयोग करना, तो इन सब से हम लोग थोड़ा बहुत हॉर्न पे या फिर इनके ध्वनि प्रदूषण पे नियंत्रण कर सकते हैं। स्पष्ट कीजिए कि ध्वनि किस प्रकार उत्पन्न होती है। तो ध्वनि कंपन के कारण उत्पन्न होती है।
ध्वनि वस्तु में कंपन के कारण उत्पन्न होती है। जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर गति करती है तो वह ध्वनि उत्पन्न करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों को हल करिए। पहला क्या है, 3 कंपन करने वाली वस्तुओं ए, बी और सी बी की आवृत्ति 256 हर्ट्ज, 512 हर्ट्ज और 1024 हर्ट्ज, इनके तारत्व को घटते क्रम में लिखिए। तो हमें एक चीज़ पता होता है कि तारत्व और आवृत्ति, जैसे जैसे आपकी तारत्व बढ़ेगा वैसे ही आवृत्ति बढ़ेगी, या फिर आवृत्ति बढ़ेगी तो तारत्व बढ़ेगा, दोनों एक साथ ही बढ़ेंगे। तो इसका मतलब है जिसका यहाँ पे हर्ट्ज ज़्यादा है वही सबसे ज़्यादा तारत्व वाली भी होगी। तो तारत्व आवृत्ति के सीधे आनुपातिक होता है, अतः घटता क्रम होगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा 1024 हर्ट्ज, फिर हो जाएगा 512 हर्ट्ज और फिर आएगा ए 256 हर्ट्ज। अगला प्रश्न है, 2 व्यक्तियों ए तथा बी एक ऊंची इमारत के सामने ध्वनि उत्पन्न करते हैं तथा दोनों क्रमशः एक परावर्तन और 10 परावर्तन के पश्चात ध्वनि को सुनते हैं। तो इनमें से कौन सी ध्वनि प्रतिध्वनि तथा कौन सी ध्वनि गूंज होगी? तो हमें पता है कि प्रतिध्वनि आपकी एक बार आती है जबकि गूंज बार बार आती है। तो व्यक्ति ए द्वारा सुनी गई ध्वनि प्रतिध्वनि होगी क्योंकि इसमें परावर्तन केवल एक ही बार हुआ है। व्यक्ति बी द्वारा सुनी गई ध्वनि गूंज होगी क्योंकि इसमें परावर्तन बार बार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बांसुरी और कोयल की कुहुक जैसी आवाज़ें कर्णप्रिय लगती हैं परंतु लाउडस्पीकर की तीव्र आवाज़ कर्णप्रिय नहीं लगती, ऐसा क्यों? तो आंसर क्या हो जाएगा, बांसुरी और कोयल की आवाज़ नियमित एवं आवर्ती कंपनों से उत्पन्न होती है जो कान पर मधुर प्रभाव डालती है, जो कि सुस्वर का एक उदाहरण है, जबकि लाउडस्पीकर की तीव्र आवाज़ अनियमित कंपनों से उत्पन्न होती है जो कान पर कर्कश प्रभाव डालती है, जो एक प्रकार का शोर है। अगला है, सुस्वर और शोर में क्या अंतर होता है? तो सुस्वर ध्वनि नियमित एवं आवर्ती कंपनों से उत्पन्न होती है और सुनने में सुखद होती है, जैसे वीणा बांसुरी की आवाज़। इसके विपरीत शोर अनियमित एवं अनावर्ती कंपनों से उत्पन्न होती है जो सुनने में कर्कश और अप्रिय होती है, जैसे पटाखों या लाउड स्पीकर की आवाज़। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। किसी भी तरह से हेल्पफुल लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए।